नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ आप ठीक हूँ। आज की हमारी ये इस नई वीडियो में आज हम रिच डैड पुअर डैड के एक नए अध्याय 2 में को पढ़ेंगे। लेखक लिखते हैं, सब एक अमीर लोग सब एक डॉट डॉट अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते। रिच डैड पुअर डैड पुस्तक में रॉबर्ट टी कियोसाकी द्वारा लिखित ये अध्याय 2, इसमें लेखक अपने डैडी और उनके बीच हुए वार्तालाप को बता रहे हैं। आइए पढ़ते हैं। लेखक ने कहा, डैडी, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि अमीर कैसे बना जाए। ये सुनते ही मेरे डैडी ने अपना शाम का अखबार नीचे रख दिया। बेटे, तुम अमीर क्यों बनना चाहते हो, उन्होंने कहा। क्योंकि आज जिम्मी की मम्मी अपनी नई कैडिलक कार में आई और वे लोग पिकनिक पर अपने समुद्र तट वाले घर पर जा रहे थे। जिम्मी अपने साथ अपने 3 दोस्तों को ले गया, परंतु माइकल और मुझे नहीं ले गया। उसने हमसे यह कह दिया कि वह हमें इसलिए नहीं ले जाएगा क्योंकि हम लोग गरीब बच्चे थे। उसने ऐसा कहा? डैडी ने अविश्वास से पूछा। हाँ, बिल्कुल ऐसा, मैंने दर्द भरी आवाज़ में कहा। डैडी ने अपना सिर हिलाया, नाक तक चश्मे को चढ़ाया और फिर अखबार पढ़ने लगे। मैं उनके जवाब का इंतज़ार करता रहा। यह बात 1956 की है। तब मैं 9 साल का था। किस्मत की बात थी कि मैं उसी पब्लिक स्कूल में जाता था जिसमें अमीर लोगों के बच्चे पढ़ते थे। हम शुगर प्लांटेशन के कस्बे में रहते थे। प्लांटेशन के मैनेजर और कस्बे के बाकी अमीर लोग जैसे डॉक्टर, बिजनेसमैन और बैंकर अपने बच्चों को पहली क्लास से 6ठी क्लास तक इसी स्कूल में भेजा करते थे। 6ठी क्लास के बाद बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में भेजा जाता था। अगर मेरा परिवार सड़क के दूसरे छोर पर रह रहा होता तो मुझे अलग तरह के स्कूल में भेजा जाता, जहाँ मेरे जैसे परिवारों के बच्चे पढ़ते थे। 6ठी क्लास के बाद इन बच्चों की तरह मैंने भी पब्लिक, इंटरमीडिएट और हाई स्कूल किया। क्योंकि उनकी ही तरह मेरे लिए यह प्राइवेट स्कूल में जाना असंभव नहीं था भी नहीं था, क्योंकि इनके 2 डैडी थे, एक जो गरीब और एक अमीर। शायद कहीं ना कहीं मैं मानता हूँ लेखक की किस्मत अमीर डैडी के होने से बहुत बदली, क्योंकि उनके पास 2 विकल्प थे और वो अधिकतर अपनी पुस्तक में लिखते भी हैं। मैं खुशकिस्मत हूँ कि मेरे पास 2 डैडी हैं और 2 विकल्प हैं विचार करने के। वरना जिनके पास तो एक ऑप्शन है, उसी में उन्हें अपना काम करना है। उसे नहीं मानते तो अपनी मर्जी चलानी। तो ये इनकी खुशकिस्मती थी जिनके पास 2 ऑप्शन थे और इन्हें पढ़ाई की शिक्षा के लिए भी ज़्यादा उठापटक नहीं करनी पड़ी। आगे बढ़ते हैं। मेरे डैडी ने आखिर अखबार को रख दिया। मुझे पता था कि वे क्या सोच रहे थे। उन्होंने धीमे से शुरुआत की। अगर तुम अमीर बनना चाहते हो तो तुम्हें पैसे बनाना सीखना चाहिए। मैंने पूछा, मैं पैसे बनाना किस तरह सीख सकता हूँ? अपने दिमाग के इस्तेमाल से, उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, जिसका असली मतलब यह था, बस मैं तुम्हें इतना ही बता सकता हूँ या मैं इसका जवाब नहीं जानता, इसलिए मुझे तंग मत करो। एक साझेदारी हुई। अगली सुबह मैंने अपने सबसे अच्छे दोस्त माइकल को अपने डैडी की बात बताई। जहाँ तक मुझे याद है, उस स्कूल में मैं और माइकल ही 2 गरीब बच्चे थे। माइकल भी मेरी तरह था, क्योंकि वह भी किस्मत की वजह से ही उस स्कूल में था। ऐसा लगता था कि जैसे किसी ने कस्बे में स्कूलों की सरहदें तय कर दी और इसी कारण हम लोग अमीर बच्चों के स्कूल में पढ़ रहे थे। सच कहा जाए तो हम लोग गरीब नहीं थे, परंतु हमें ऐसा लगता था, क्योंकि बाकी सभी बच्चों के पास नए बेसबॉल ग्लव्स, नई साइकिलें और हर चीज़ नई होती थी। मम्मी और डैडी ने हमें ज़रूरत की सभी चीज़ें दी थीं, जैसे खाना, घर, कपड़े, लेकिन इससे ज़्यादा कुछ नहीं। मेरे डैडी कहा करते थे, अगर तुम्हें कोई चीज़ चाहिए तो उसके लिए काम करो। हमें बहुत सी चीज़ें चाहिए थी, लेकिन 9 साल के बच्चे
के करने के लिए ज़्यादा काम मौजूद नहीं थे। माइकल ने पूछा, तो पैसा काम कमाने के लिए हमें क्या करना चाहिए डैडी? मैं नहीं जानता, मैंने कहा, क्योंकि माइकल ने ये सवाल पूछा मुझसे था, लेकिन कह रहा था कि डैडी से हाँ हमें क्या करना चाहिए। लेकिन क्या तुम इस काम में मेरे पार्टनर बनना चाहोगे? मैंने माइकल से कहा। वह राजी हो गया और उस शनिवार की सुबह माइकल मेरे पास बिजनेस पार्टनर बन गया। हम दोनों पूरी सुबह यही सोचते रहे कि पैसा किस तरह कमाया जाए। कभी कभार हम उन बेफिक्र बच्चों के बारे में बातें करते रहे जो जिम्मी के समुद्र तट वाले घर पर मज़े कर रहे होंगे। इससे थोड़ी चोट पहुंचती थी, परंतु ये चोट अच्छी थी क्योंकि इसने हमें यह सोचने के लिए प्रेरित किया कि पैसा कैसे कमाया जाए। आखिरकार उस दोपहर को हमारे दिमाग में बिजनेस के लिए बिजली उठी, एक अलग ही सोच उठी। यह एक ऐसा विचार था जो माइकल ने किसी विज्ञान की किताब में पढ़ा था। रोमांचित होकर हमने अपने हाथ मिलाए और पार्टनरशिप के पास अब एक बिजनेस था। अगले कुछ हफ्ते तक मैं और माइकल आसपास के इलाके में दौड़ भाग करते रहे। हम दरवाज़ों पर दस्तक देते थे और पड़ोसियों से कहते थे कि वे अपने इस्तेमाल किए हुए टूथपेस्ट टूथपेस्ट और ट्यूब जैसे टायर के ट्यूब होते हैं हमारे लिए रख लें। हैरत से हमें देखते हुए ज़्यादातर लोग ने मुस्कुराकर हमारी बात मान ली। कुछ ने हमसे पूछा कि हमें टूथपेस्ट ट्यूब क्यों चाहिए। इसके जवाब में हमने कहा, हम आपको यह नहीं बता सकते, यह एक बिजनेस सीक्रेट है। सप्ताह गुजरते गए और मेरी माँ बहुत दुखी हो गई। अपने कच्चे माल को इकट्ठा करने के लिए हमने जो जगह चुनी थी वह उनकी वॉशिंग मशीन के ठीक पास थी। एक पूरे कार्डबोर्ड के डिब्बे में, जिसमें कभी केचप की बोतलें रखी जाती थीं, हमारे इस्तेमाल के लिए हुए टूथपेस्ट के ट्यूब की संख्या बढ़ने लगी। आखिर एक दिन माँ ने सब्र का बांध टूट गया और पड़ोसियों के मूड़े तूड़े और इस्तेमाल किए हुए टूथपेस्ट ट्यूब को देखते देखते वे उब गई। उन्होंने पूछा, तुम लोग क्या कर रहे हो? और मैं ये नहीं सुनना चाहती थी कि यह एक बिजनेस सीक्रेट है। इस कचरे को साफ कर दो या मैं इसे उठाकर बाहर फेंक दूं। माइकल और मैंने उनके हाथ पैर जोड़े और उन्हें ये बताया कि जल्द ही हमारा कच्चा माल पर्याप्त जमा हो जाएगा और फिर हम उत्पाद शुरू कर देंगे। हमने उन्हें बताया कि हम कुछ पड़ोसियों का इंतज़ार कर रहे थे ताकि वे अपने टूथपेस्ट के ट्यूब ख़त्म कर लें। माँ ने हमें एक हफ्ते की मोहलत और दे दी। उत्पादन शुरू होने की तारीख करीब आ रही थी। दबाव बढ़ चुका था। हमारे वेयरहाउस के मालिक यानी मेरी माँ ने हमारी पहली पार्टनरशिप कंपनी को जगह खाली करने का नोटिस भी थमा दिया था। अब माइकल का काम ये था कि वह पड़ोसियों को अपने टूथपेस्ट जल्दी ख़त्म करने के लिए कहे और साथ में यह भी जोड़ दे, दांत के डॉक्टरों का कहना है कि दिन में कई बार ब्रश करना चाहिए। वे उत्पादन की प्रक्रिया को ठीक ठाक करने में जुट गया। एक दिन मेरे डैडी अपने एक दोस्त के साथ कार में बैठकर पोर्च में आए और उनके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा जब उन्होंने वहाँ 9 साल के 2 बच्चों को उत्पादन की प्रक्रिया में पूरी गति से जुटे देखा। हर जगह बारीक सफ़ेद पाउडर बिखरा हुआ था। एक लंबी मेज पर स्कूल से लाए गए दूध के छोटे कार्टन थे और हमारे परिवार की हिवाची ग्रिल लाल दहकते कोयले के साथ अधिकतम गर्मी पर जल रही थी।
डैडी सावधानी से चलकर हमारे करीब आए। चूंकि हमारे उत्पादन की प्रक्रिया ने पोर्च पर कब्जा कर लिया था, इसलिए उन्हें कार बाहर ही खड़ी करनी पड़ी। जब वे और उनके दोस्त पास आए तो उन्होंने कोयले के ऊपर रखा एक स्टील का बर्तन देखा जिसमें टूथपेस्ट के ट्यूब पिघल रही थी। उन दोनों टूथपेस्ट प्लास्टिक के ट्यूब में नहीं आती थी, ट्यूब शीशे के बने होते थे। एक बार पेंट जल जाने पर हम ट्यूब्स को स्टील के बर्तन में डाल देते थे ताकि वह पिघलकर द्रव रूप में आ जाए। इस पिघले हुए शीशे को हम छोटे छोटे छेद वाले दूध के कार्टनों में डाल रही थी। दूध के इन कार्टनों में प्लास्टर ऑफ पेरिस भरा था। हर तरफ फैला सफ़ेद पाउडर प्लास्टर ही था जिसमें हमने पानी मिलाया था। जल्दबाजी में मैंने उसके बैग को गिरा दिया था और पूरी ज़मीन ऐसी लग रही थी जैसे वहाँ अभी अभी बर्फ़ का तूफान आया हो। दूध के कार्टन भारी बक्से थे जिसके भीतर प्लास्टर ऑफ पेरिस के कांचे थे। मैंने डैडी और उनके दोस्त को हमें देखते रहे और हम पिघले हुए शीशे को प्लास्टर ऑफ पेरिस के क्यूब के ऊपर से छोटे से छेद में डालते रहे। संभल कर, मेरे डैडी ने कहा। मैंने बिना सिर उठाए हामी भर दी। आखिरकार जब शीशे को डालने का काम खत्म हो गया तो मैंने स्टील के बर्तन को नीचे रख दिया और फिर अपने डैडी की तरफ देखकर मुस्कुराया। उन्होंने हल्की मुस्कान के साथ पूछा, तुम लोग क्या कर रहे हो? हम वही कर रहे हैं जो आपने बताया था, हम अमीर बनने जा रहे हैं, मैंने कहा। हाँ, माइकल ने सिर को हिलाते हुए और मुस्कुराते हुए कहा। हम दोनों पार्टनर हैं, डैडी ने पूछा। और इन प्लास्टर के सांचों में क्या है? देखिए, मैंने कहा, इनमें एक बहुत अच्छी चीज़ है। छोटे हथौड़े से मैंने सील को ठोका जिससे बाहरी खोल टूट गया। सावधानी से मैंने ऊपर के आधे प्लास्टर को हटाया और जस्ते का एक सिक्का बाहर गिर गया। हे भगवान, मेरे डैडी ने कहा। तो तुम लोग जस्ते के सिक्के ढाल रहे थे? बिल्कुल सही, माइकल ने कहा। हम वही कर रहे थे जैसा आपने हमसे कहा था। हम पैसा बना रहे थे। मेरे डैडी के दोस्त जोर से हंसने लगे। मेरे डैडी भी मुस्कुराए और उन्होंने अपना सिर हिलाया। उनके सामने आग और टूथपेस्ट की ट्यूब के बक्से के साथ सफ़ेद धूल में लिपटे हुए दो बच्ची खड़ी थी जो इस कान से उस कान तक सूख कर मुस्कुरा रही थी। उन्होंने हमसे कहा कि हम सब कुछ छोड़कर उनके साथ चलें और घर के सामने बड़ी सीढ़ी पर बैठे। मुस्कुराते हुए उन्होंने हमें जालसाजी शब्द का मतलब समझाया। हमारे अपने धराशायी हो गए थे। तो हाँ, आपका मतलब है कि यह गैर कानूनी है? माइकल ने कौपती आवाज़ में पूछा। कौपती हुई मतलब भड़बड़ाती हुई आवाज़ में पूछा कि अरे ये तो गैर कानूनी है। थोड़ी भी, डैडी के दोस्त ने कहा। हो सकता है कि बच्चे अपनी जन्मजात प्रतिभा को विकसित कर रहे हों। मेरे डैडी उन्हें घूरते रहे। हाँ, यह गैर कानूनी है, डैडी ने नरमी से कहा, परंतु तुम लोग ने यह साबित कर दिया है कि तुमने बहुत ज़्यादा रचनात्मक और मौलिकता विचार हैं। इसी तरह आगे बढ़ते रहो, मुझे तुम पर गर्व है। निराश होकर माइक और मैं तकरीब 20 मिनट तक चुपचाप अपना सिर पकड़कर बैठे रहे। इसके बाद हमने सारा अटाला साफ करना शुरू किया। पहले ही दिन हमारा बिजनेस चौपट हो गया। पाउडर साफ करते हुए मैंने माइकल की ओर देखा और कहा, मुझे लगता है जिमी और उसके दोस्त ठीक कहते हैं, हम सचमुच के गरीब हैं। जब मैंने ये कहा तब डैडी बस जानने ही वाले थे। बच्चों,
उन्होंने कहा, तुम गरीब तभी कहलाओगे जब तुम लोग हार मान लोगे। सबसे महत्वपूर्ण चीज यह है कि तुमने कुछ किया। ज़्यादातर लोग केवल अमीर बनने के बारे में बातें करते रहते हैं और उसके सपने देखते रहते हैं। तुमने कुछ किया। मुझे तुम दोनों पर गर्व है। मैं एक बार फिर से यही कहूँगा, आगे बढ़े चलो, हार मत मानो। कितनी अच्छी बात है, ये बात सत्य है। कुछ लोग सोचते ही रहते हैं, करते कुछ है नहीं कि अमीर बनना है। अमीर बनोगे कैसे भाई? कदम तो उठाना पड़ेगा। शर्म को बक्से में बंद करके फेंके आना पड़ेगा, तभी अमीर बन पाओगे। माइकल और मैं खामोश खड़े रहे। ये शब्द सुनने में अच्छे थे, परंतु हमें यह पता नहीं था कि हमें क्या करना चाहिए। तो ऐसा क्यों है डैडी कि आप अमीर नहीं हैं? मैंने पूछा। क्योंकि मैं एक स्कूल टीचर बनने का फैसला किया था। स्कूल के टीचर अमीर बनने के बारे में नहीं सोचते, हम सिर्फ पढ़ाना पसंद करते हैं। काश कि मैं तुम लोगों की मदद कर सकता, परंतु हकीकत में मैं यह नहीं जानता कि दौलत कैसे कमाई जाती है। माइक और मैं पलटे और अपने सफाई अभियान में जुट गए। डैडी ने कहा, अगर तुम लोग यह सीखना ही चाहते हो कि अमीर कैसे बना जाता है, तो मुझसे मत पूछो। माइक, तुम अपने डैडी से यह सवाल पूछो। मेरे डैडी, माइक ने हैरानी से कहा। मेरे डैडी? हाँ, तुम्हारे डैडी। मेरे डैडी ने मुस्कुराकर दोहराया। तुम्हारे डैडी और मेरा बैंकर एक ही है और वह तुम्हारे डैडी की बहुत तारीफ करता है। उसने मुझे कई बार यह बताया है कि पैसा बनाने में तुम्हारे डैडी का कोई जवाब नहीं है। मेरे डैडी? माइकल ने एक बार फिर से हैरानी से पूछा। फिर ऐसा क्यों है कि स्कूल के अमीर बच्चों की तरफ हमारे पास शानदार कार और आलीशान बंगला नहीं है? शानदार कार और आलीशान बंगला के होने का मतलब नहीं होता कि आप निश्चित रूप से अमीर हों या आप पैसा बनाने की कला जानते हो, डैडी ने जवाब दिया। जिमी के डैडी शुगर प्लांट में काम करते थे। उनमें और मुझ में ज़्यादा फर्क नहीं है। वे एक कंपनी के लिए काम करते हैं और मैं सरकार के लिए। कंपनी उन्हें कार खरीद कर दे देती है। इस समय शक्कर की कंपनी आर्थिक संकट में फंसी हुई है और जिमी के डैडी के पास जल्द ही कुछ नहीं बचेगा। तुम्हारे डैडी अलग हैं, माइक। ऐसा लगता है कि वे एक साम्राज्य बनाने जा रहे हैं और मेरा अंदाज है कि कुछ ही सालों में वे अमीर बन जाएंगे। यह सुनकर माइक और मैं एक बार फिर रोमांचित हो गए। नए उत्साह से हमने अपने डूबे हुए व्यवसाय के कचरे को साफ करना शुरू कर दिया। जब हम सफाई कर रहे थे तो हमने यह भी योजना बना ली कि कब और कैसे माइक के डैडी से बात की जाए। समस्या ये थी, माइक के डैडी बहुत ज़्यादा काम करते थे और देर रात तक घर नहीं लौटते थे। माइक के डैडी के पास कई वेयरहाउस, कंस्ट्रक्शन कंपनी, स्टोर्स की श्रृंखला और 3 रेस्तरां थी। रेस्तराओं के कारण ही उन्हें घर लौटने में देर हो जाती थी। सफाई खत्म करने के बाद माइक बस पकड़कर अपने घर चला गया। वह अपने डैडी के पास बात करने वाला था डैडी से, चाहे वे कितनी भी देर से घर क्यों ना लौटें। और उनसे पूछने वाला था कि क्या वे हमें अमीर बनने की तरकीब सिखाएंगे। माइक ने मुझसे वादा किया कि जैसे ही वह अपने डैडी से बात कर लेगा वह मुझे फ़ोन करेगा, चाहे कितनी भी देर हो जाए, चाहे कितनी देर रात हो जाए। फ़ोन रात 8:30 बजे आया। ओके, अगले शनिवार, मैंने कहा और फ़ोन रख दिया। माइक के डैडी माइक और मुझसे मिलने के लिए तैयार हो गए। शनिवार की सुबह 7:30 बजे मैंने शहर के दूसरे हिस्से में जाने के लिए बस पकड़ ली और सबक शुरू हुआ। मैं तुम्हें 1 घंटे के 10 सेंट दूंगा। 1956 की तनख्वाह के हिसाब से भी 10 सेंट प्रति घंटे का वेतन काम था।
माइक और मैं सुबह 8 बजे उसके डैडी से मिले। वे पहले से ही व्यस्त थे और उनके पास 1 घंटे से भी ज़्यादा कम काम मौजूद था। जब मैं उनके साधारण छोटे और साफ घर के सामने पहुंचा तो मैंने देखा कि उनका कंस्ट्रक्शन सुपरवाइजर अपने पिकअप ट्रक में वहाँ से जा रहा था। माइक मुझे दरवाजे पर ही मिल गया। डैडी अभी फ़ोन पर हैं और उन्होंने कहा है कि हम लोग पीछे के पोर्च में उनका इंतज़ार करें, माइक ने दरवाज़ा खोलते हुए कहा। जब मैंने उस पुराने घर की दहलीज के अंदर कदम रखा तो लकड़ी के पुराने फर्श की चरमराहट सुनाई दी। दरवाजे के भीतर सस्ती सी चटाई थी। चटाई वहाँ इसलिए रखी गई थी ताकि फर्श पर पड़े अनगिनत कदमों के निशानों को छुपाया जा सके। हालांकि वह साफ थी, पर यह स्पष्ट दिखता था कि उसे बदल देना चाहिए। बहुत गंदी थी। जब मैं सकरे लिविंग रूम में घुसा तो मेरा दम घुटने लगा। वहाँ पुराने फर्नीचर की बू आ रही थी और निश्चित रूप से उस फर्नीचर को संग्रहालय में होना चाहिए था, म्यूजियम में। इतना पुराना था। सोफे पर 2 महिलाएं बैठी थी, जिसमें उम्र मेरी माँ से थोड़ी ज़्यादा होगी। महिलाओं के सामने एक पुरुष मजदूरों के कपड़ों में बैठा हुआ था। उसने खाकी पैंट और खाकी शर्ट पहन रखा था। हालांकि कपड़े साफ और प्रेस किए थे, परंतु उनमें स्टार्च नहीं किया गया था। स्टार्च जो था ना, वो सफाई मतलब बिल्कुल एक लाइनिंग होनी। उस आदमी की उम्र मेरे डैडी के से लगभग 10 साल ज़्यादा होगी, शायद 45 वर्ष। जब मैं और माइकल उनके पास से गुजरते हुए किचन की तरफ गए, जहाँ से पोर्च का रास्ता था, तो वे मुस्कुराए। मैं भी जवाब में शर्माकर मुस्कुरा दिया। ये लोग कौन हैं? मैंने पूछा। अरे ये लोग डैडी के लिए काम करते हैं। बूढ़ा व्यक्ति उनके वेयरहाउस को संभालता है और महिलाएं रेस्तरां की मैनेजर हैं। और तुमने उस कंस्ट्रक्शन सुपरवाइजर को तो देखा ही होगा, जो यहाँ से 50 मील दूर एक सड़क परियोजना पर काम कर रहा है। उनका दूसरा सुपरवाइजर जो बहुत से घर बना रहा है, वह तुम्हारे आने के पहले ही जा चुका था। क्या ऐसा हमेशा ही होता है? मैंने पूछा। हमेशा तो नहीं, पर अक्सर ऐसा ही होता है, माइकल ने कहा। और मेरे पास अपनी कुर्सी खींचते हुए वह मुस्कुराया। मैंने उनसे पूछा था कि क्या वे हमें पैसा बनाना सिखाएंगे। माइकल ने मुझे बताया। अच्छा, और उन्होंने इसका क्या जवाब दिया? मैंने सावधानीपूर्वक उत्सुकता से पूछा। पहले तो उनके चेहरे पर हंसी आई, पर फिर कुछ सोचकर उन्होंने कहा कि वे हमारे सामने एक ऑफ़र रखेंगे। अच्छा, मैंने कहा और अपनी कुर्सी की पीठ दीवार से टिका ली। मैं वहाँ कुर्सी के पिछले 2 पैरों के सहारे टिका बैठा रहा। माइकल ने भी ऐसा ही किया। क्या तुम्हें पता है कि वे कौन सा ऑफ़र देने वाले हैं? मैंने पूछा। नहीं, पर हमें जल्द ही इसका पता चल जाएगा। अचानक माइकल के डैडी उस पुराने दरवाजे से घुसकर पोर्च में दाखिल हुए। माइकल और मैं अपने पैरों पर कूद गए। आदत के कारण नहीं, बल्कि इसलिए कि हम चौंक गए थे। तो बच्चों तैयार? माइकल के डैडी ने एक कुर्सी हमारे पास खिसकाते हुए पूछा। हमने अपने सिर हिलाए और अपनी कुर्सियों को दीवार के पास से खींचकर उनके सामने रख लिया। वे एक विशाल शरीर के मालिक थे। लगभग 6 फीट उनकी हाइट थी और 200 पाउंड वजन। इतने तगड़े थे। मेरे डैडी इससे ऊंचे थे, लगभग इसी वजह से, और माइकल के डैडी के 5 साल बड़े लग रहे थे। वे लगभग एक जैसे ही थे। हालांकि दोनों एक ही प्रजाति के नहीं हैं। हो सकता है कि उनकी ऊर्जा एक सी हो। माइक का कहना है कि तुम पैसा कमाना सीखना चाहते हो। क्या ये सही है, रॉबर्ट? मैंने तत्काल सहमति में अपना सिर हिलाया। हालांकि मुझे थोड़ा सा डर भी लग रहा था।
उनके सब शब्दों और मुस्कुराहट से पीछे बहुत ताकत थी। अच्छा अच्छा, यह रहा मेरा ऑफ़र। मैं तुम्हें सिखाऊंगा, लेकिन मैं ऐसा क्लासरूम की शैली में नहीं करूंगा। अगर तुम मेरे लिए काम करोगे तो उसके बदले में तुम्हें सिखाऊंगा। तुम मेरे लिए काम नहीं करोगे तो मैं तुम्हें नहीं सिखाऊंगा। अगर तुम काम करते हो तो मैं तुम्हें ज़्यादा तेज़ी से सिखा सकता हूँ, और अगर तुम सिर्फ बैठकर मेरी बातें सुनते हो, जो कि तुम लोग स्कूल में करते हो, तो इससे मेरा समय बर्बाद होगा। यह मेरा ऑफ़र है। इससे या तो मान लो या फिर वापस अपने घर लौट जाओ। क्या मैं आपसे पहले एक सवाल कर सकता हूँ? मैंने पूछा। नहीं, इसे या तो मान लो या फिर वापस लौट जाओ। मेरे पास बर्बाद करने के लिए फालतू का समय नहीं है। अभी ढेर सारा काम पड़ा हुआ है। अगर तुम में तत्काल फैसला करने की क्षमता नहीं है तो कभी भी पैसा कमाना नहीं सीख पाओगे। मौके आते हैं और चले जाते हैं, इसलिए तत्काल निर्णय लेने की क्षमता एक महत्वपूर्ण कला है। तुमने जैसा चाहा था वैसा एक मौका तुम्हारे सामने मौजूद है। अगले 10 सेकंड में या तो पढ़ाई शुरू हो जाएगी या फिर यह हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। माइकल के डैडी ने चिढ़ाने वाली मुस्कुराहट के साथ कहा। मंजूर है, मैंने कहा। मंजूर है, माइकल ने कहा। बहुत बढ़िया, माइक के डैडी ने कहा। 10 मिनट में मिसेज मार्टिन आ जाएंगी। उनसे बातें करने के बाद मैं तुम्हें उनके साथ भेज दूंगा और तुम लोगों का काम शुरू हो जाएगा। मैं तुम्हें हर घंटे के 10 सेंट दूंगा और तुम हर शनिवार 3 घंटे काम करोगे। पर आज तो मेरा सॉफ्टबॉल का मैच है, मैंने कहा। माइक के डैडी ने अपनी आवाज़ को धीमा परंतु कड़क करके कहा। या तो मान लो या फिर अपने घर वापस लौट जाओ। मान लिया साहब, मान लिया। मान लिया, मैंने जवाब दिया। सॉफ्टबॉल खेलने के बजाय काम करने और सीखने का विकल्प चुनने में ही समझदारी थी। 30 सेंट बाद शनिवार की खुशनुमा सुबह 9 बजे माइक और मैं मिसेज मार्टिन के साथ काम कर रही थी। वे एक दयालु और धैर्यवान महिला थी। वे हमेशा कहा करती थी कि माइक और मुझे देखकर उन्हें अपने बच्चों की याद आ जाती है, जो अब बड़े हो गए हैं तथा दूर चले गए हैं। हालांकि वे दयालु थी, परंतु वे कड़ी मेहनत में विश्वास करती थी और इसलिए वे हमेशा काम में जुटी रहती थी। वे बहुत कड़क मैनेजर थी। हम 3 घंटे तक डिब्बाबंद सामानों को शेल्फ पर उतारते थे, उनकी धूल सफाई साफ करते थे और फिर उन्हें करीने से जमाते थे। यह बड़ी मेहनत का काम था और बोरियत भरा भी था। माइक के डैडी को मैं अपना अमीर डैडी कहता हूँ। उनके पास इस तरह के 9 सुपरनेट थे जहाँ पार्किंग के लिए बहुत सी जगह थी। वे 7 से 11 कन्वीनियंस स्टोर्स के शुरुआती संस्करण थे। पड़ोस के जनरल स्टोर जहां लोग दूध, ब्रेड, बटर और सिगरेट जैसी चीज़ें खरीदते थे। समस्या यह थी कि हवाई में एयर कंडीशनर नहीं थी और गर्मी के कारण स्टोर अपना दरवाज़ा बंद नहीं कर सकते थे। स्टोर के दोनों ओर दरवाज़ों को पूरा खुला रखा जाता था ताकि सड़क और पार्किंग की जगह सामने दिखती रहे। जब भी कोई कार पार्किंग के लिए आती थी तो उसके साथ धूल का गुब्बारा भी साथ लाती थी, जो स्टोर में घुसकर डिब्बों पर जम जाता था। इसलिए हम लोगों की नौकरी तभी तक चलती जब तक कि एयर कंडीशनिंग नहीं हो जाता। 3 हफ्तों तक माइक और मैं मिसेज मार्टिन के पास जाकर 3 घंटे तक काम करते थे। दोपहर तक हमारा काम ख़त्म हो जाता था और वे हम में से हर एक के हाथ में 3 छोटे सिक्के डाल देती थी। उस समय 50 के दशक में
9 साल की उम्र में भी 30 सेंट कमाने में कोई खास खुशी नहीं होती थी। तब कॉमिक्स की कीमत 10 सेंट हुआ करती थी, इसलिए मैं अपनी कमाई को कॉमिक्स पर खर्च कर देता था और घर लौट जाता था। चौथे हफ्ते के बुधवार तक मैंने काम छोड़ने का मन बना लिया। मैं सिर्फ इसलिए काम करने के लिए तैयार हुआ था क्योंकि मैं माइक के डैडी से पैसा कमाना सीखना चाहता था। इसलिए मैं 10 सेंट प्रति घंटे की गुलामी कर रहा था। और इस सबसे बड़ी बात तो यह थी कि उस पहले शनिवार के बाद से मैंने माइक के डैडी को देखा तक नहीं था। मैं काम छोड़ रहा हूँ, मैंने लंच के समय माइक से कहा। स्कूल लंच बड़ा निराशाजनक था। स्कूल भी उबाऊ था और अब तो मेरे पास शनिवार भी नहीं थे जिसका मैं इंतज़ार कर सकूं। परंतु 30 सेंट के कारण मुझे धक्का पहुंचा था। इस बार माइक मुस्कुराया। तुम किस बात पर हंस रहे हो? मैंने गुस्से और कुंठा से पूछा। डैडी ने कहा था कि ऐसा ही होगा। उन्होंने कहा था कि जब तुम काम छोड़ने का फैसला कर लोगे तब वे तुमसे मिलना चाहेंगे। क्या मैंने आवेश में पूछा। क्या वे मेरे उकता जाने का इंतज़ार कर रहे थे? कुछ माइक ने कहा। मेरे डैडी ज़रा अलग किस्म के हैं। उनका सिखाने का तरीका तुम्हारे डैडी के पढ़ाने के तरीके से बिल्कुल अलग है। तुम्हारे मम्मी डैडी बहुत बात करते हैं, दूसरी तरफ मेरे डैडी बहुत कम बोलते हैं। तुम सिर्फ इस शनिवार का इंतज़ार कर लो, मैं उन्हें बता दूंगा कि तुमने काम छोड़ने का फैसला कर लिया है। इसका मतलब यह है कि मेरे साथ नाटक खेला गया? नहीं, ऐसा नहीं हुआ, पर शायद हो सकता है। डैडी शनिवार को इसके बारे में समझाएंगे। शनिवार को लाइन में लगकर इंतज़ार करते हुए मैं उनका सामना करने के लिए तैयार था। यहाँ तक कि मेरे असली डैडी भी उनसे नाराज़ थे। मेरे असली डैडी, जिन्हें मैं गरीब डैडी कहता हूँ, ये मानते थे कि मेरे अमीर डैडी बाल श्रम कानूनों का उल्लंघन कर रहे थे और इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए। मेरे पढ़े लिखे गरीब डैडी ने मुझसे ये कहा कि मैं सही तनख्वाह मांगूं, कम से कम 25 सेंट प्रति घंटा। मेरे गरीब डैडी ने मुझसे कहा कि अगर मेरी तनख्वाह नहीं बढ़ती है तो मुझे तत्काल नौकरी छोड़ देनी चाहिए, और वैसे भी तुम्हें उस घटिया काम की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरे गरीब डैडी ने सर झल्ला कर कहा। शनिवार को सुबह 8 बजे मैं एक बार फिर माइक के घर के उसी पुराने दरवाजे के अंदर घुस रहा था। कुर्सी पर बैठो और लाइन में इंतज़ार करो, माइक के डैडी ने मेरे घुसते ही कहा। फिर वे अंदर जाकर अपने छोटे से ऑफिस में बैठ गए जो बेडरूम के पास था। मैंने कमरे में चारों तरफ देखा परंतु मुझे माइक नहीं दिखा। अजीब सा महसूस करते हुए मैंने उन्हीं दोनों महिलाओं के बगल में बैठ गया जो मुझे 4 हफ्ते पहले वहीं पर मिली थी। वे मुस्कुराई और सोफे पर थोड़ी सी खिसक गई ताकि मैं ठीक से बैठ सकूं। 45 मिनट गुजर गए और मैं उब रहा था। दोनों महिलाएं उनसे मिलकर तकरीब 30 मिनट पहले वहाँ से जा चुकी थी। एक बूढ़ा सा आदमी वहाँ 20 मिनट तक बैठा और फिर वह भी निकल कर चला गया। घर खाली था और हवाई में खुशनुमा सुबह को मैं सीलन भरे अंधेरे लिविंग रूम में बैठा हुआ था और इस बात का इंतजार कर रहा था कि एक लालची और बच्चों का शोषण करने वाला आदमी मुझसे बात करे। मैं सुन सकता था कि वे फ़ोन पर बातें कर रहे हैं, ऑफिस में इधर उधर के काम कर रही थी और मुझे नज़रअंदाज कर रही थी। मेरी इच्छा तो हो रही थी कि मैं उस घमंडी आदमी से बिना मिले ही घर लौट जाऊं, पर किसी वजह से मैं रुक गया। आखिर 15 मिनट बाद ठीक 9 बजे अमीर डैडी और अपने ऑफिस से बाहर निकली। बिना कुछ कहे उन्होंने हाथ में से मुझे इशारा किया कि मैं उनके
दड़वे दड़वे नुमा ऑफिस में आ जाऊं? अमीर डैडी ने अपनी ऑफिस कुर्सी पर बैठते हुए कहा, या तो तुम्हारी तनख्वाह बढ़ाई जाए या तुम काम छोड़ रहे हो, है ना? हाँ, समझौते के मुताबिक आप अपनी शर्त पूरी नहीं कर रहे हैं, मैंने लगभग आंसुओं से भीगे स्वर में कहा। 9 साल के बच्चे के लिए एक वयस्क का सामना करना बहुत ज़्यादा डरावना था। आपने कहा था कि अगर मैं आपके लिए काम करूंगा तो आप मुझे पैसा कमाना सिखाओगे। अपनी तरफ से मैंने आपके लिए काम किया है, मैंने कड़ी मेहनत की है। इस काम के लिए मैंने अपने बेसबॉल गेम की भी कुर्बानी दी है और अब आप अपने वादे से मुकर रहे हैं। आपने मुझे कुछ भी नहीं सिखाया है, आप धोखेबाज हैं। जैसा शहर के सभी लोग कहते हैं, आप लालची हैं, आप केवल पैसा कमाना चाहते हैं और आपने कर्मचारियों का बिल्कुल ध्यान नहीं रखते हैं अपने कर्मचारियों का बिल्कुल ध्यान नहीं रखते हैं आपने मुझे इतनी देर तक बाहर बिठाए रखा और मेरी जरा भी इज्जत नहीं की। मैं एक छोटा सा बच्चा हूँ और आपको मेरे साथ इससे बेहतर बर्ताव करना चाहिए था। अमीर डैडी अपनी कुर्सी पर पीछे झुक गए। अपने हाथों को ठुड़ी तक लाकर उन्होंने मुझे घूरा। ऐसा लग रहा था जैसे वे मेरा विश्लेषण कर रहे थे, मतलब परख रहे थे। बुरा नहीं है, उन्होंने कहा। 1 महीने से भी कम समय में तुम वही भाषा बोल रहे हो जो मेरे ज़्यादातर कर्मचारी बोलते हैं। क्या मैंने पूछा। मैं समझ नहीं पा रहा था कि वे क्या कह रहे थे और इसलिए मैंने अपना दुखड़ा रोना चालू करा। मुझे लगता था कि आप अपने वादे पर कायम रहेंगे और मुझे कुछ सिखाएंगे। इसके बजाय आप तो मुझे पर अत्याचार करना चाहते हैं। यह तो जुल्म है, सरासर जुल्म है साहब। मैं तुम्हें सिखा तो रहा हूँ, अमीर डैडी ने धीमी आवाज़ में कहा। आपने मुझे क्या सिखाया है? कुछ भी नहीं, मैंने गुस्से से कहा। एक बार मैं चंद सिक्कों में काम करने के लिए तैयार हो गया, उसके बाद तो आपने मुझसे बात ही नहीं की। 10 सेंट प्रति घंटे। मैं आपकी शिकायत सरकार से करूँगा। हमारे देश में भी बाल श्रम कानून है, आप तो जानते ही होंगे कि मेरे डैडी सरकार के लिए काम करते हैं। शाबाश, अमीर डैडी ने कहा। अब तुम उन ज़्यादातर लोगों की भाषा बोल रही हो जो कभी मेरे लिए काम करते थे। लोग जिन्हें या तो मैंने नौकरी से निकाला था या वो खुद निकल गए थे, जिन्होंने खुद मेरी नौकरी छोड़ दी थी। तो इस बारे में आपको क्या कहना है? मैंने पूछा और मुझे ये लग रहा था कि कम उम्र के बावजूद मैं बहादुरी से बात कर रहा था। आपने मुझसे झूठ बोला, मैंने आपके लिए काम किया और आपने अपना वादा पूरा नहीं किया। आपने मुझे कुछ भी नहीं सिखाया। कौन कहता है कि मैंने तुम्हें कुछ नहीं सिखाया है? मेरे अमीर डैडी ने शांति से कहा। मैंने 3 हफ्ते तक काम किया और इस बीच आपने सिखाने तो दूर रहा, मुझे कभी बात तक नहीं की। मैंने व्यंग्य भरे अंदाज में कहा। क्या सिखाने का मतलब केवल भाषा या बातचीत ही होती है? अमीर डैडी ने पूछा। और क्या, मैंने जवाब दिया। इस तरह से वे तुम्हें स्कूल में सिखाते हैं, उन्होंने मुस्कुरा कर कहा। परंतु जिंदगी तुम्हें इस तरह नहीं सिखाती। और मेरा यह मानना है कि ज़िंदगी सबसे बढ़िया टीचर होती है। ज़्यादातर वक्त ज़िंदगी आपसे बातें नहीं करती, यह एक तरह से आपको धक्का देती है। हर धक्के के जरिए ज़िंदगी आपसे कहती है, जाग जाओ, मैं तुम्हें कुछ सिखाना चाहती हूँ। यह आदमी कैसी बेसिर पैर की बातें कर रहा है? मैंने अपने आप से पूछा। ज़िंदगी अगर मुझे धक्का देती है तो इसका मतलब यह है कि ज़िंदगी मुझसे बातें करती है। अब मैं जान चुका था कि मुझे यह काम तत्काल छोड़ देना चाहिए।
मैं किसी ऐसे आदमी से बात कर रहा था जो पागल था और जिसे ताले में बंद करके रखना जरूरी था। अगर तुम जिंदगी के सबक सीखते हो तो इससे तुम्हें बहुत फ़ायदा होगा। अगर तुम ऐसा नहीं करते हो तो ज़िंदगी तुम्हें लगातार धक्के देती रहेगी। लोग दो चीज़ें करते हैं, कुछ लोग ज़िंदगी के धक्कों को सहन करते चले जाते हैं, बाकी लोग गुस्सा हो जाते हैं और ज़िंदगी को धक्का दे देते हैं। परंतु वे धक्का देते हैं अपने बॉस को, अपने काम को, अपनी पत्नी को, अपने पति को। वे यह नहीं जानते कि ज़िंदगी उन्हें धक्का दे रही है। मैं नहीं जानता था कि वे किस बारे में बात कर रहे हैं। ज़िंदगी हम सबको धक्के मारती है। कुछ लोग हार मान लेते हैं, बाकी के लोग लड़ते हैं। कुछ लोग सबक सीख लेते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। वे ज़िंदगी के धक्कों का स्वागत करते हैं। इन गिने चुने लोगों के लिए इसका यह मतलब होता है कि उन्हें कुछ नया सीखना चाहिए। वे सीखते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। ज़्यादातर लोग छोड़ देते हैं और कुछ लोग तुम्हारी तरह लड़ते भी हैं। अमीर डैडी बड़े हो गए। अमीर डैडी खड़े हो गए, सॉरी बड़े कह दिया। अमीर डैडी खड़े हो गए और उन्होंने टूटी फूटी खिड़की को बंद कर दिया। अगर तुम यह सबक सीख लेते हो तो तुम एक समझदार, अमीर और सुखी युवक बन सकते हो। अगर तुम यह नहीं सीखते हो तो तुम जिंदगी भर अपनी समस्याओं के लिए अपनी नौकरी, कम तनख्वाह या अपने बॉस को कोसते रहोगे। तुम हमेशा ऐसे बड़े मौके की उम्मीद करते रहोगे जो आए और तुम्हारी आर्थिक समस्याओं को सुलझा दे। अमीर डैडी ने मेरी तरफ देखा कि क्या मैं अब भी उनकी बात सुन रहा हूँ। उनकी आंखें मेरी आंखों में मिली। हम एक दूसरे की तरफ देखते रहे और हमारी आंखों के बीच संप्रेषण की धाराएं बहने लगी। आखिर जब मैं उनके संदेश का मतलब समझ गया तो मैंने अपनी नज़रें झुका ली। मैं जान गया था कि वे सही थे। मैंने उन्हें दोषी ठहरा रहा था, जबकि सीखने की जिद मेरी ही थी। मैं फालतू में ही लड़ रहा था। अमीर डैडी ने आगे कहा, अगर आप इस तरह के आदमी हैं जिसमें हिम्मत नहीं है तो आप ज़िंदगी के हर थपेड़े के सामने, मतलब थप्पड़ के सामने हार मान ले जाते हैं। अगर आप इस किस्म के आदमी हैं तो ये ज़िंदगी भर सुरक्षित खेल खेलते रहेंगे, सही चीज़ें करते रहेंगे और किसी ऐसे वक्त का इंतज़ार करते रहेंगे जो आने वाला है, और फिर आप एक बोरिंग बूढ़े की तरह मर जाएंगे। आपके बहुत से दोस्त होंगे जो आपकी सिर्फ इसलिए तारीफ़ करेंगे क्योंकि आप एक मेहनती और भले आदमी थे। आपने अपनी ज़िंदगी सुरक्षित खेलने और सही चीज़ें करने में गुजार दी। परंतु सच ये बात तो ये है कि आपने ज़िंदगी के थपेड़ों के सामने घुटने टेक दिए। आप खतरा मोल नहीं लेने की कल्पना तक से डरते थे। हकीकत में तो आप जितना चाहते थे, परंतु आपके लिए हारने का डर जीतने के रोमांच से ज़्यादा ताकतवर साबित हुआ। अंदर से आप और केवल आप जान पाएंगे कि आपने कभी जीतने की कोशिश नहीं की। आपने सुरक्षित खेल खेलने का विकल्प नहीं चुना। सुरक्षित खेलने का विकल्प ही चुना। हमारी नज़रें एक बार फिर मिली। 10 सेकंड तक हम एक दूसरे की तरफ देखते रहे और एक बार फिर मैंने तभी नज़रें हटाई जब मैं उनकी बात का मतलब समझ गया। आप मुझे धक्का दे रहे थे, मैंने पूछा। कुछ लोग ऐसा कह सकते हैं। अमीर डैडी मुस्कुराए। मैं तो यही कहूँगा कि मैं तुम्हें ज़िंदगी का स्वाद चखा रहा था। कैसा स्वाद? मैंने पूछा। मैं अब भी गुस्सा था, परंतु अब मेरी जिज्ञासा भी जाग गई थी। अब मैं सीखने के लिए भी तैयार था। तुम दोनों ऐसे पहले लोग हो जिन्होंने मुझे पैसा बनाने की कला सीखने का आग्रह किया। मेरे पास 150 से भी ज़्यादा कर्मचारी हैं
पर उनमें से एक ने भी मुझसे पैसा कमाने की कला के बारे में कभी नहीं पूछा। वे मुझसे नौकरी मांगते हैं, तनख्वाह मांगते हैं और परंतु पैसा बनाने की कला नहीं सीखते। तो ज़्यादातर लोग इसी तरह अपनी ज़िंदगी के सबसे बेहतरीन साल पैसे के लिए काम करने में बर्बाद कर देंगे। आखिर तक ये कभी समझ ही नहीं पाएंगे कि दरअसल वे किसके लिए काम कर रही हैं। मैं पूरा ध्यान लगाकर उनकी बातें सुन रहा था। तो जब माइक ने मुझसे कहा कि तुम पैसा कमाने की कला सीखना चाहते हो, तो मैंने एक ऐसा कोर्स तैयार किया जो असली ज़िंदगी करीब था। मैं बोलते बोलते थक जाता, परंतु तुम कभी मेरी बात का मतलब नहीं समझ पाती। इसलिए मैंने ये फैसला किया कि तुम्हें ज़िंदगी के थपेड़ों का स्वाद चखा दिया जाए, ताकि तुम मेरी बात सुन भी सको और समझ भी सको। इसी कारण मैंने तुम्हें 1 घंटे के 10 सेंट दिए थे। तो 10 सेंट प्रति घंटे काम करने के बाद मैंने क्या सबक सीखा? मैंने पूछा। यही कि आप घटिया हैं और आपके कर्मचारियों का शोषण करती हैं। अमीर डैडी अपनी कुर्सी पर पीछे की तरफ झुकते हुए जोर से हंसने लगे। जब उनकी हंसी बंद हुई तो उन्होंने कहा, अच्छा होगा अगर तुम अपना सोचने का नज़रिया बदल दो। मुझे समस्या मत मानो, मुझे दोष देना छोड़ दो। अगर तुम सोचते हो कि तुम्हारी समस्या मैं हूँ तो तुम्हें मुझे बदलना होगा। इसके बजाय अगर तुम्हें यह लगता है कि तुम्हारी समस्या तुम खुद हो तो तुम्हें खुद को बदलना होगा। समझ गए? सीख सकते हो और ज़्यादा समझदार बन सकते हो। ज़्यादातर लोग चाहते हैं कि दुनिया का हर आदमी बदल जाए, बस हम खुद ही ना बदलें। मैं तुम्हें यह बता दूं कि किसी दूसरे को बदलने से ज़्यादा आसान है कि हम खुद ही बदल जाएं। मैं आपकी बात ठीक से समझ नहीं पाया, मैंने कहा। अपनी समस्याओं के लिए मुझे दोष देना छोड़ दो, अमीर डैडी ने अधीरता से कहा। पर आपने मुझे सिर्फ 10 सेंट का ही वेतन दिया, तो तुमने क्या सीखा? अमीर डैडी ने मुस्कुराकर पूछा। यह कि आप घटिया हैं, मैंने शरारत भरी मुस्कुराहट से कहा। अच्छा, तो तुम ये सोचते हो कि समस्या मैं हूँ? अमीर डैडी ने कहा। वो तो आप हैं ही। खैर, इसी तरीके से सोचते रहो और तुम जिंदगी भर कुछ नहीं सीख पाओगे। अगर तुम्हारी नज़रिया यही है कि समस्या मैं हूँ, तो तुम्हारे पास क्या विकल्प रह जाता है? अगर आप मेरी तनख्वाह नहीं बढ़ाते या मुझे ज़्यादा इज्जत नहीं देते तो मैं काम छोड़कर चला जाऊँगा। ठीक कहा, अमीर डैडी ने कहा। और ज़्यादातर लोग यही करते हैं, वे काम छोड़कर चले जाते हैं और दूसरी नौकरी की तलाश करते हैं जहां उन्हें बेहतर मौके और ज़्यादा अच्छी तनख्वाह मिले। उन्हें यह गलतफहमी होती है कि नई नौकरी या ज़्यादा तनख्वाह से उनकी समस्या सुलझ जा सकती है। ज़्यादातर मामलों में ऐसा नहीं होता। तो समस्या किस तरह सुलझ सकती है? मैंने पूछा। 10 सेंट प्रति घंटे के हिसाब से तनख्वाह लेकर मुस्कुराते हुए अमीर डैडी मुस्कुराए। यही बाकी के लोग करते हैं। वे यह जानते हुए भी कम तनख्वाह में काम करते हैं क्योंकि नौकरी छूट जाने पर उनका और उनके परिवार का पेट कैसे भरेगा। इसलिए मन मसोकर वे नौकरी करते हैं और ये सोचकर तनख्वाह बढ़ने का इंतजार करते हैं कि ज़्यादा पैसा आने से समस्या सुलझ जाएगी। ज़्यादातर लोग ऐसा ही सोचते हैं और कड़ी मेहनत करते हुए दूसरी नौकरी भी कर लेते हैं, परंतु उसमें भी उन्हें तनख्वाह कम ही मिलती है। मैं फर्श को ढूंढता रहा। जब मैं अपने अमीर डैडी के सबक को समझने लगा तब मुझे यह एहसास हो गया था कि यह ज़िंदगी का स्वाद है। आखिरकार मैंने ऊपर की ओर देखा और अपना सवाल दोहराया, तो फिर यह समस्या किस तरह सुलझेगी?
इस सवाल के जवाब में अमीर डैडी ने मुझे वह बेशकीमती नज़रिया दिया जो उन्हें अपने कर्मचारियों और मेरे डैडी से मुझे अलग करता था, और जिसकी बदौलत में हवाई के सबसे अमीर आदमी बनने वाले थे। वे हवाई के सबसे अमीर आदमी बनने वाले थे, जबकि मेरे पढ़े लिखे गरीब डैडी जिंदगी भर पैसे की तंगी से जूझने वाले थे। यह एक अद्भुत नज़रिया था जिसने मेरी ज़िंदगी का नक्शा ही बदल दिया। अमीर डैडी ने बार बार मुझे ये नज़रिया याद दिलाया जिसे मैं पहला सबक कहता हूँ। गरीब और मध्यवर्गीय लोग पैसे के लिए काम करते हैं, अमीर के लिए पैसा काम करता है। मेरे गरीब डैडी ने जो शिक्षा मुझे दी थी शनिवार की उस खुशनुमा सुबह में, उससे बिल्कुल अलग नज़रिया सीख रहा था। 9 साल की उम्र में मैं यह समझ गया था कि दोनों ही डैडी चाहते थे कि मैं सीखूं। दोनों ही डैडी मुझे पढ़ने के लिए प्रेरित करते थे। फ़र्क सिर्फ इतना था कि मैं दोनों के सुझाए विषय अलग अलग थे। मेरे पढ़े लिखे डैडी चाहते थे कि मैं वही करूं जो उन्होंने किया था। बेटे, मैं चाहता हूं कि तुम मेहनत से पढ़ो, अच्छे नंबर लाओ, ताकि तुम्हें किसी बड़ी कंपनी में सुरक्षित नौकरी मिल सके। और यह अच्छी तरह देख लो कि इसमें बहुत सी दूसरे लाभ हों। मेरे अमीर डैडी चाहते थे कि मैं ये सीखूं कि पैसा कैसे काम करता है, ताकि मैं इससे अपने लिए काम करवा सकूं पैसे से। यह सबक मुझे जीवन भर उनके मार्गदर्शन में सीखना था, ना कि किसी क्लासरूम में। आज के लिए बस इतना ही। अब आपको हम कल मिलते हैं नए अध्याय के साथ। ये पुस्तक छोटी नहीं है दोस्तों, इसलिए पार्ट्स में पढ़ना बहुत ज़रूरी है। हम लगातार इसे पढ़ते रहें तो फ़ायदा भी क्या है? ज्ञान की बातें तो पता ही नहीं चल पाएंगी, बेबुनियादी चीज़ें हमारे पास रह जाएंगी। क्योंकि ज़्यादातर लोगों का यही मानना होता है कि अच्छी नौकरी कर लो, अच्छा खा लो, अच्छा पहन लो, अच्छा फ़ोन चला लो, बस यही अमीरी है। भाई साहब, अमीरी ये नहीं है। अमीरी ना अच्छे कपड़े में है, अमीरी ना अच्छी कारों में है, अमीरी है अच्छी सोच में। सोच जिसकी अच्छी है, सोच अमीर है, तो आप अमीर बन सकते हो। आज की वीडियो लंबी तो बहुत हो गई मेरे हिसाब से। तो किताब अभी पूरी नहीं हुई है दोस्तों, लेकिन आशा करता हूँ आप ये वीडियो पूरी देखेंगे। इस वीडियो में वो चीज़ें हैं जो शायद हमें और कोई नहीं सिखा सकता। कुछ चीज़ें तो हम करके सीखते हैं, कुछ चीज़ें हम देखकर सीखते हैं, और जो वो होशियार लोग होते हैं जो कुछ चीज़ें पढ़कर